नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय राजनीति में किसी न किसी दिन को किसी खास वजह से याद किया जाए तो आज के दिन को एक ऐसे दिन के तौर पर याद किया जाएगा जिस दिन परिवारों के अंदर की राजनीति में बिखराव दिखाई दिया। एक साथ 3 अलग अलग राज्यों में एक बड़े पारिवारिक विवाद बढ़े और फिर अलग अलग राजनीतिक दिशा दी। आप देख रहे होंगे पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान को 5 सीट मिलने के विरोध में एनडीए से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। ये वही पशुपति पारस हैं जो रामविलास पासवान के विश्वसनीय सहयोगी, उनके सगे भाई तो हैं ही लेकिन विश्वसनीय सहयोगी के तरह उनके हर एक राजनीतिक लड़ाई में छाया की तरह साथ रहे। लेकिन जब बात विरासत के बंटने की आई तो शायद वो ये भूल गए कि भारतीय राजनीति में लोगों की विरासत, राजनीतिक विरासत बेटे को मिलती है, भाई को नहीं। और उत्तर प्रदेश जैसे पूरी तरह आज बिहार में दोहराया जा रहा था जब अखिलेश यादव के सामने शिवपाल, जिनकी कार्यकर्ताओं में बड़ी तकड़ी पकड़ हुआ करती थी और उनको लगता था कि जनता के साथ उनका संवाद और कार्यकर्ताओं के बीच उनके किए गए काम उनको सही मायने में मुलायम सिंह यादव का वारिस बनाते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ और आखिर में वो अलग हुए और फिर वापस जुड़ गए। आज यही सीन आपको पूरी तरह से बिहार में दोहराता दिखाई दे रहा है। चूंकि विरासत के तौर पर, भीड़ के तौर पर हम देखें लोक जनशक्ति पार्टी जो पिछली बार भी 6 सीटों पर जीती थी, उससे पहले भी, लेकिन बाद में जिस तरह से चिराग पासवान अपनी राजनीति को बिहार में आगे ले जा रहे थे, उनका टकराव सीधे तौर पर नीतीश से था। नीतीश पहले पार्टी से बाहर चले गए, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से अकेले कर दिए गए चिराग पासवान। ये भी राजनीतिक ज़रूरतें होती हैं जब किसी भी चेहरे को मोहरा बना दिया जाता है, किसी भी एक पैदल सिपाही को वजीर बना दिया जाता है, तो उसका आज दिन था। लेकिन बात परिवारों के टूटने की, तो एक पासवान परिवार के अंदर ये डिवीज़न आपको दिख रहा है, तो दूसरी ओर झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले गए 31 जनवरी में ईडी के केस में। जब जेल चले गए तो उनके परिवार के बीच में जो विवाद बहुत दिनों से सतह के नीचे था वो उभर कर आ गया। उनकी भाभी सीता सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो गई और इस तरह से सोरेन परिवार के बीच भी एक बड़ी खाई आ गई। यानी सीता सोरेन अब दुर्गा सोरेन जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे और जिनकी डेथ 2009 में किडनी फेलियर के चलते हो गई थी, अब उनके सहारे वो बीजेपी की इस लड़ाई का परचम हेमंत सोरेन के खिलाफ लेंगी। यानी हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे अभी जेल में हैं और चंपई सोरेन जो उनकी जगह जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, वहाँ उनकी पत्नी, चूंकि हेमंत सोरेन की पत्नी का बहुत प्रभाव बढ़ा हुआ है, उससे नाराज अब सीता इस बीजेपी की लड़ाई को आगे ले जाएंगी। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। यूं तो राहें 2006 में ही अलग कर चुके थे राज ठाकरे, लेकिन फिर भी लग रहा था कि कहीं इस बड़ी लड़ाई में जब उद्धव ठाकरे करो या मरो की स्थिति में हैं, उस वक्त इतना बड़ा प्रहार शायद राज ठाकरे की तरफ से ना हो। और कई दिन से हाँ ना में जूझ रहे राज ठाकरे आज एनडीए के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। ये वही राज ठाकरे हैं जिनका वोट परसेंटेज जब वो 2006 से 2009 में चुनाव लड़े, जब पहली बार पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो 5.17 तक था। यानी बहुत सारी सीटें इस तरह हारी उनकी लड़ाई में कि पूरी सत्ता बदल गई। बीजेपी और जो शिवसेना थी उस वक्त, उद्धव सेना, उनके हाथ से पूरा जैसे खिसक गया और एनसीपी कांग्रेस को उसका फायदा मिला। तो क्या इस बार एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो एक महाविकास अघाड़ी है उसको राज ठाकरे बिल्कुल नीचे ले आएंगे और इसी के साथ शायद 48 में से 45 सीट जीतने का देवेंद्र फडणवीस सहित केंद्रीय बीजेपी का सपना साकार हो सकता क्या? इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं वीरेंद्र भट्ट जी, आपके सामने हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सबके पहचाने हुए हैं। मेरे साथ हैं अभय जी, उनकी डेटा एनालिसिस पावर को सब लोग जानते हैं, और मेरे साथ हैं विलास अठावले जी। पहले विलास के पास चलते हैं। विलास मुंबई के वो जर्नलिस्ट हैं जो पिछले
लगभग 2.5 दशक की हर उठा पटक को अपनी आंखों से देख चुके हैं, अपने कलम से लिख चुके हैं और कैमरे से बता चुके हैं। अच्छा विलास, आप ये बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, आज राज ठाकरे साहब आ गए हैं कि नहीं इसमें गठबंधन में, एनडीए के, और उनके आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, देखिए, राज ठाकरे मन से ही पहले बीजेपी के साथ है। इसका 2006 में जब राज ठाकरे ने अलग पार्टी बनाई, वो किसके खिलाफ बनाई थी? वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बनाई थी। उद्धव ठाकरे से नाराज होकर राज ठाकरे जो है वो बने थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पक्ष प्रमुख यानी अध्यक्ष बने थे। तो उद्धव ठाकरे किस तरह से, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो किस तरीके से सत्ता में नहीं रहे, इसके लिए राज ठाकरे ने यह प्रयास किया था। और सबसे अहम बात, आज राज ठाकरे ने सीधे तरीके से अमित शाह से जो मीटिंग की है, उस मीटिंग से आने वाले लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनको परास्त करने के लिए तैयार बैठे हैं बीजेपी के साथ। तो मन से तो पहले ही राज ठाकरे बीजेपी के साथ थे, यानी उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो भी रहेगा उनके खिलाफ वो थे। महाविकास आघाड़ी का जब गठन हुआ, जब महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, शिवाजी पार्क में उसका शपथ विधि हुआ, उस वक्त राज ठाकरे मौजूद थे। लेकिन एक भाई जब दूसरी पार्टी बनाता है तो वो पार्टी क्यों बनाता है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे की विरासत जो है वो राज ठाकरे को मिले, ऐसे उनके कार्यकर्ता, उनके निकटवर्ती चाहते थे। तो अब सीधे तरीके से लड़ाई महायुति में राज ठाकरे विरुद्ध वर्सेस उद्धव ठाकरे ऐसी दिखाई दे रही है। अच्छा मैं वीरेंद्र जी आपके पास आता हूं, विलास के पास अभी वापस आऊंगा, कुछ सवाल और होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं वीरेंद्र जी कि आखिर इस दिन को जो राजनीतिक गढ़ हैं, जो राजनीतिक परिवार हैं, उनको मोदी एक स्पेशल राजनीति के साथ, उनको लगता है कि परिवारवाद के खिलाफ जो उनका एक लड़ाई है उसका एक हिस्सा हो गया है कि उनको पूरे परिवारों के अंदर तोड़ दिख रही है, या फिर एक ऐसी रणनीति है कि लोहा लोहे को काटेगा? वो जो इमोशंस हैं जो राजनीतिक परिवारों ने अपने साथ जनता के जोड़ लिए हैं, उसके सामने कई बार पार्टी की स्ट्रेटजी, विकास की बातें, ये सब कमजोर पड़ती हैं। तो ऐसे में उसको काटने के लिए जिस इमोशनल बॉन्डिंग की जरूरत होती है, उसको वो उन्हीं के परिवार से निकाल कर लाते हैं, ऐसा लगता है। आप इसको कैसे देखते हैं आज के दिन को भी? देखिए, नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में जब क्षेत्रीय पार्टियों का विकास का उभरना शुरू हुआ था, तब उसका एक बहुत स्पष्ट राजनीतिक संदर्भ था और वो एक सामाजिक परिवर्तन की धारा से जुड़ी हुई चीज लगती थी और उसको तब बहुत प्रगतिशील माना जाता था। 1967 में चौधरी चरण सिंह बाहर निकले थे कांग्रेस से। 1990 में मंडल आने के बाद तक भी इसका ये प्रगतिशील आभा मंडल क्षेत्रीय पार्टियों का बना रहा। लेकिन अगले 20 वर्षों बाद आज मंडल लागू हुए 34 साल हो गए हैं। अब ये जो फैमिली कंट्रोल पार्टियां हैं, इनमें एक नया किस्म का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पैदा हो गया है कि हमारा अधिकार है ये, और प्लस इनके पास एक विक्टिम कार्ड है, हम तो गरीब है, दलित है, पिछड़े वर्ग के हैं। तो ये बात जो साफ साफ कही नहीं जाती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ जो अभियान है, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और केवल एक सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमी रिफॉर्म तो इस देश में बहुत हुए हैं, लेकिन जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होगा, भारत में लोकतंत्र स्वस्थ और मजबूत नहीं हो सकता। आप केवल उत्तर प्रदेश, बिहार का उदाहरण अगर ले लें, हरियाणा का ले लें, और या डीएमके का ले लें तमिलनाडु का, तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है भावी नेताओं की जिनके जो इन क्षेत्रीय पार्टियों ने जो पॉलिटिकल स्पेस पे जो कब्जा कर रखा है, उन लोगों को राजनीति में आने का उस प्रतिभा को आने का मौका ही नहीं मिला। और ये क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद को अक्सर कंफ्यूज करती हैं। अभी हाल में लोकसभा में अपने भाषण में पीएम ने कहा था कि राजनाथ सिंह और अमित शाह ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाते हैं। राजनाथ सिंह का बेटा भी विधायक है यूपी से, उनका एक बेटा और जो है पार्टी का नेता है। लेकिन पार्टी के नेताओं के पुत्रों का सांसद होना, राज्यसभा में होना, विधानसभा में होना या मंत्री होना, ये एक बात है,
लेकिन लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी का नियंत्रण एक ही परिवार में बने रहना, ये एकदम अलग चीज है। तो 2014 से आप देखेंगे भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय भारत की पॉलिटिक्स में 89 से लेकर 2009 तक 14 तक क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम युग था। और 25 साल आखिरी चुनाव जब किसी पार्टी को बहुमत मिला था लोकसभा में, वो 1984 था। 40 साल बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। और 89 से लेकर 2009 तक 9 या 10 जो लोकसभा चुनाव हुए, लगातार हंग पार्लियामेंट आती थी। तो 2014 में बीजेपी के बहुमत आने के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका सिमटना शुरू हो गई थी। और वो आज सिमटते सिमटते कहाँ आ गई है। आप अगर 14 के संदर्भ से देखें तो आज जो है इन पार्टियों की भूमिका के ऊपर, इनके अस्तित्व के ऊपर अब संकट मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात लें तो 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार 4 बार बीजेपी से पिटने के बाद अभी समाजवादी पार्टी 5वें बार फिर से मुकाबले में है। और फिर भी और जो स्थितियां हैं और जैसा सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे पोल सर्वे बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में सीटें जीतने जा रही। कुल सीटें 80 हैं। तो अब जो है भारतीय राजनीति का जो बेसिक पैराडाइम है, जो आधार है, वो बदल गया है। और क्षेत्रीय पार्टियों को अब अपनी भूमिका के बारे में, जिसको कहते हैं, आप उसको री इन्वेंट करना होगा, जैसे बीजेपी ने 2013-14 में किया। तो इसकी ओर कोई ख्याल नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि जो मंडल के बाद जो 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 सपा का वोट बैंक तैयार हुआ था, वो अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इन्हीं पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित में बहुत बड़ी अपना समर्थन का आधार बढ़ाया है। और ये इस बात से साबित होता है कि 2017 विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल साथ आए। उसके बावजूद भी 80 में 62 सीटें बीजेपी को मिली और 2 सीटें मिली उसके सहयोगी अपना दल को। और समाजवादी पार्टी को 5 मिली, बहुजन समाज पार्टी को 10 मिली और लोकदल को 1 भी सीट नहीं मिली और 1 मिली कांग्रेस को। तो जो राजनीति का जो बेसिक पैराडाइम है, वो केवल जो है फॉसिल वो कोई जो वोट बैंक है, वो जीवाश्म नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की एक अपनी ऐतिहासिक भूमिका थी। उसने पिछड़े वर्ग का एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया। लेकिन पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ, उनकी आइडेंटिटी में, उनके एस्पिरेशन में जो रेडिकल चेंज आया, उसको समाजवादी पार्टी को समझने को, या अपने अपने नीति में, अपने कार्यक्रम में, अपने ओरिएंटेशन में, अपनी सोच में उसको स्थान देने को अभी भी तैयार नहीं दिखती है। इससे जी इनका संकट बढ़ा है जी। अब मैं उत्तर प्रदेश में। अभय जी, आपको क्या लगता है चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें चिराग को 5 सीटें देकर बीजेपी ने एक तरफा अपने सारे जो अंडे हैं एक टोकरी में रख दिए हैं, या वाकई एक जो एक सही चुनाव है राजनीतिक, इस बात को हम भांपते हुए कि ताकत किसके पास है उस तरफ है? आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? अब ऐसा है कि भाजपा ने, अगर हम राजनीतिक एक विश्लेषक के तौर पर देखें, तो भाजपा ने जरूर प्रयास किया है और जरूर प्रयास किया है कि हम दोनों को साथ में लेकर चले। एक तरफ पशुपति जी को भी लेके चले, चिराग को भी लेके चले। लेकिन जब भाजपा इसमें विफल हो गई, दोनों को एक साथ लेकर के जब नहीं चल पाई, तो भाजपा ने चिराग के पीछे अपना दाव लगाया। और यह दाव सही है, यह दाव बिल्कुल सही है। मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं सोसाइटी में जीता हूँ। मैं पसवानों के या गांव में, टोला में जाके लोगों से बात करता हूँ और उनकी मूड को भापने का प्रयास करता हूँ और भापता भी हूँ। तो मैंने जो पाया, अगर बीजेपी चिराग को छोड़ के पशुपति जी के साथ जाती तो गलत करती। लेकिन मैं बताऊं कि बीजेपी का बहुत ही सधा हुआ स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। और मैं इस एक कदम से बताऊंगा कि बीजेपी का जो हाई लेवल है, दिल्ली का जो आला कमान है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उस कोठरी के लोगों को जमीन की जानकारी है। मैं आज 1-2 लोगों से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि यह इतना बड़ा स्टेप है,
मतलब यह शो करता है, चिराग के साथ जाने का अर्थ शो करता है कि बीजेपी के आला कमान को, टॉप मोस्ट लीडरशिप को जानकारी है कि जमीन पर गांव में जहां एक दलित या एक गांव का वोटर निकल के अपने गांव में वोट करने जाता है घर से बूथ तक, उसके मन में क्या चल रहा है उसको भाप के उन्होंने डिसीजन लिया है और बहुत ही सही डिसीजन है। बल्कि भाजपा ये को एक डाटा और से कुछ कदम प्रूव उठाना, डाटा से कुछ प्रूव होता है कि कितनी ताकत है एलजेपी की? जी देखिए, एलजेपी के अगर डाटा देखिए, दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर चुनाव लड़े होते तो कुछ समझ में आता, लेकिन पहली बार हो रहा है कि जब एक दूसरे के दोनों खिलाफ जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। जी तो चलिए, मैं हम एक बार मतलब कि डाटा के आधार पर तो कहते ही नहीं, आपके लेकिन पास मैं आऊंगा। आपको मैं बता दूं कि जी धीरेन्द्र जी, एक पासवान आर एग्रेसिव वोटर, मैं केवल पासवान की ही बात करूं, रामविलास पासवान के ही कुनबे की बात करूं, तो वह एग्रेसिव वोटर होते हैं, बूथ पर जाते हैं, वोट गिराते हैं, उनके वोट को कोई तहस नहस नहीं कर सकता है। जब बूथ कैप्चरिंग भी होता था, अब ईवीएम के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होता नहीं है, जब बूथ कैप्चरिंग भी होता था उस समय भी पासवानों का बूथ कोई नहीं कैप्चर कर सकता था, उनके बूथ को कोई नहीं ये कर सकता था। तो दे आर एग्रेसिव वोटर और वो लोग वोट अच्छे ढंग से करते हैं। तो मैं बताऊं कि बीजेपी का बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि बीजेपी को चिराग पासवान और नीतीश कुमार में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। सामंजस्य क्यों बैठाना पड़ेगा? क्योंकि 2005 में नीतीश कुमार ने एलजेपी को तोड़ दिया था। 2005 में नीतीश कुमार ने एलजेपी के 17 विधायकों को अपने पाले में मिला लिया और वहां से रामविलास पासवान की जमीन खिसक गई थी और रामविलास पासवान जीवन भर जब तक जिए तब तक उन्होंने उस जमीन की खोज करते रहे और उनको नहीं मिल पाया था। आप आज के जो दिल्ली के जो पत्रकार लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं चिराग को ऐसे इस्तेमाल किया गया, वैसे इस्तेमाल किया गया, लेकिन चिराग के दिल में खुन्नस यह है कि नीतीश कुमार ने उनके पिताजी को राजनीतिक जो क्षति पहुंचाई थी उसका भरपाई उससे करने का प्रयास किया 2020 के इलेक्शन में। तो यह है कि बीजेपी का अच्छा स्ट्रोक है। और अगर पासवान की बात करें तो पासवानों का पासवान अपना नेता चिराग को मानते हैं, पशुपति को नहीं मानते हैं। मैंने पशुपति के उनका सेकंड प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस चिराग है, तो इसको मैं अच्छा कदम मानूंगा। जी पुनीर साहब। मैं विलास आप क्या ये बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ी ताकत क्या है? मतलब क्यों राज ठाकरे इधर दिल्ली पहुंचते हैं, उधर सुप्रिया सूले कहती हैं कि इंडी गठबंधन में उनको आना चाहिए, उनका स्वागत है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक और शख्स कहते हैं कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, वैचारिक तौर पर लोग इस तरह के रहे हैं तो उनको वहां नहीं जाना चाहिए। जहां ऐसा क्या है राज ठाकरे में? क्योंकि उनकी वोट तो 5.67 से घट के वो 2 पॉइंट कुछ पर आ गए थे जब 2019 में, मतलब उनको लड़े भी नहीं, बल्कि अगर मैं कहूं जो 2024 चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। तो ऐसा क्या है, मतलब उनके अंदर ऐसा कौन सा फैक्टर है कि अमित शाह उनको खुद मतलब मिलते हैं उनके साथ, विनोद तावड़े उनसे मिलने जाते हैं? आपको ग्राउंड पे क्या लगता है? देखिए, बहुत मज़ेदार सवाल है कि राज ठाकरे के पास क्या है। राज ठाकरे जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है, वो मीटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इसका खाली ये होता है कि जो वोट है वोट लेकिन राज ठाकरे बटोर नहीं पाते। ये नंबर 1। राज ठाकरे में ये है, वो जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ ये सच है। राज ठाकरे में बाला साहब ठाकरे की छवि दिखती है। ये यहाँ के युवक जो है महाराष्ट्र के, मैं ये कहता हूँ कि उत्तर भारत हो या बिहार हो, यूपी हो, सबको अट्रैक्शन राज ठाकरे का है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग को भी ठाकरे नाम का जो करिश्मा है वो राज ठाकरे के पास है। उद्धव ठाकरे के पास क्या है? ठाकरे नाम तो है, लेकिन उनका जो बाला साहब ठाकरे की जो स्टाइल है वो उनके पास नहीं है। वो स्टाइल है राज ठाकरे के पास। अब ये चुनाव में कैसे काम आएगा? तो देखिए, अजीत दादा पवार को भाजपा ने ले लिया, एकनाथ शिंदे को भाजपा ने ले लिया, तीनों मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जो टारगेट 45 का है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। एक तो राम मंदिर बनने से महाराष्ट्र का जो हिंदू वोट है पूरा के पूरा बीजेपी के साथ आएगा, ये जो सोच लिया था भाजपा ने, क्या भाजपा के थिंक टैंक ने, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है।
यहाँ देखो उद्धव ठाकरे की एक अलग ताकत है, शरद पवार की अलग ताकत है। मैं कहूँ कि बारामती में एक प्रोग्राम हुआ था सरकार का, शासन आपल्या दारी यानी सरकार आपके दरवाजे पे। ये प्रोग्राम में जब शरद पवार खड़े हो गए और उनका भाषण का नाम लिया गया तो पूरा माहौल जो है वो शरद पवार के फेवर में आ गया। तो मुश्किल ये थी भाजपा की, जो 45 का टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जो 370 धारा जो खत्म की है उसका जो फायदा होना था वो महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रहा है। राम मंदिर निर्माण का भी फायदा महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी अलग वजह देखिए, बंगाल लीजिए या महाराष्ट्र लीजिए, महाराष्ट्र की धरती जो मिट्टी है या महाराष्ट्र का कल्चर जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, बंगाल जो है हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है। तो जो विचारधारा के ऊपर बीजेपी चल रही है उससे पूरे के पूरे 45 सीट नहीं आ सकती, इसलिए भाजपा को एकनाथ शिंदे की ज़रूरत पड़ी, अजित पवार की ज़रूरत पड़ी। अजित पवार आने से क्या ये टारगेट पूरा हो सकता था? तो बीजेपी का जो थिंक टैंक है उनका जो रिपोर्ट आए थे वो रिपोर्ट में बीजेपी माइनस में चल रही है। कोरोना के यानी लॉकडाउन के कार्यकाल में सुधीर जी, लॉकडाउन के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र को संभाला है वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो है वो महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे के पास आ गई है। दूसरी ये बात, उद्धव ठाकरे कभी भी जो बात करते हैं वो तीखे तौर से यानी सुसंस्कृत जो होता है, एक कल्चरल नेता जो होता है तो लोग उसमें देखते हैं। तो ये सिंपैथी कहीं ना कहीं लोकसभा में मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए राज ठाकरे को दिल्ली जाना पड़ा, अमित शाह को बुलाना पड़ा। कल पत्रकारों ने जब राज ठाकरे को पूछा कि दिल्ली क्यों आए हो तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया, मैं आ गया। तो ये जो सवाल है कि बीजेपी ने बुलाया है, राज ठाकरे तो ठीक है जाना चाहते थे, पिछले चुनाव में भी जाना चाहते थे, मनपा के चुनाव में बीजेपी के साथ इनडायरेक्टली गठबंधन कर बीएमसी के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन खुले तौर के ऊपर राज ठाकरे जो दिल्ली गए हैं तो बीजेपी को राज ठाकरे की ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि जो विजयी होने वाले जो सीटें हैं जिसमें 1 लाख 1.5 लाख जो वोटिंग लगेगा, जैसे नासिक में राज ठाकरे का करिश्मा है, पुणे में राज ठाकरे का करिश्मा है, मुंबई में तकरीबन 60 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें राज ठाकरे का चलता है, यानी उससे जो 45 का टारगेट है वो कंप्लीट होगा। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को एक रिपोर्ट के जरिए पता चला और राज ठाकरे को बुला लिया गया। जी, मैं कई बार सोचता हूँ वीरेंद्र जी, मैं वीरेंद्र जी के पास आता हूँ कि क्या महाराष्ट्र की जो शिवसेना है अगर वो 2005, 2004 या उससे पहले भी उत्तर भारतीयों पे हमले, उत्तर भारतीयों हिंदी भाषा को लेकर, उत्तर भारतीयों को लेकर जिस तरह के बयान नहीं देती, तो आपको याद होगा 92 के बाद जब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर वो शिव सैनिक हैं बाबरी ढांचे को गिराने वाले तो मुझे गर्व होगा। और उसके बाद गांव-गांव में उत्तर प्रदेश के एक शिवसेना के छोटे-छोटे लोग कार्यालय बन गए थे और लोग चाहने लगे थे। आपको लगता है कि अब जब राज ठाकरे हिंदू भारतीयों पर, उत्तर भारतीयों पर हमले करना या तीखी जबान के साथ और कुल 2% वोट के साथ, हालांकि विलास ने उस करिश्मे को बताने की कोशिश की कि उनकी भाषा, उनकी शैली, लेकिन वो वोट नहीं देती है, वोट उनको 2.67 ही दे पाई और प्रतिशत में। आपको लगता है कि इन 2% के चलते क्या बीजेपी ने कुछ बड़ा दांव खेल लिया है, उसका नुकसान हो सकता है, या मोदी जी की हवा बाकी सबकी वफा का पूरा कर देगी? देखिए, बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद और 2014 में नरेंद्र मोदी के उभरने के बाद शिवसेना के सामने एक ये संकट पैदा हो गया है कि वो दो आइडेंटिटी के बीच में पेंडुलम की तरह झूल रही है। एक तरफ मराठा मानुस की आइडेंटिटी और दूसरी तरफ हिंदुत्व की आइडेंटिटी। तो अब और इन दोनों आइडेंटिटी को साथ लेके चलना उनके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा था और 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार ने उनके इस संकट को बढ़ाया। 2014 के नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए और शिवसेना को छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस वहां के चीफ मिनिस्टर बने, जो उद्धव ठाकरे को मन से कभी स्वीकार नहीं था। और 2019 में जैसे ही उनको अवसर मिला, उन्होंने पहला मौका पाते ही अलायंस तोड़ दिया और वो कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए। तो उद्धव ठाकरे ने ये दिखा दिया
कि वो हिंदुत्व की आइडेंटिटी के साथ तो समझौता कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी क्षेत्रीय मराठा मनुष्य की आइडेंटिटी है उसको वो छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर अब बीजेपी क्या करेगी? तो बीजेपी को भी अपने मराठा वोट बैंक को मजबूत करना है, तो उसको राज ठाकरे की जरूरत है, उसको अजीत पवार की जरूरत है, उसको एकनाथ शिंदे की जरूरत है, उसको अशोक चौहान की जरूरत है। तो बीजेपी ने तो अपने मराठा जैसा कि अठावले साहब अभी कह रहे थे कि ये गैप रह गया है, तो बीजेपी जो कुछ कर रही है उसी गैप को फिल करने का प्रयास कर रही है। और आज राज ठाकरे की जो अमित शाह से भेंट हो रही है, ये उसी का प्रमाण है। और जब वोट शेयर में और जहां राजनीति इतनी कॉम्पिटिटिव हो जाती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑन द लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, लैंग्वेज एंड रिलीजन, तो वहां पे 1% 1.5% वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे 1000 से 2500 वोट के बीच से फैसला हुआ है। तो राज ठाकरे वही 1000, 1500, 2000 का जो गैप है उसको फिल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि राज ठाकरे, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और अशोक चौहान, इन सारे नेताओं को अपने पाले में ला करके बीजेपी ने परसेप्शन के लेवल पर एक बहुत मजबूत दावेदारी मराठा वोट के लिए पेश कर दी है। और जिस तरीके से वहां पे मराठा के आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, उसको भी जो है शिवसेना बीजेपी सरकार ने उस आग को भी एक सीमा से आगे भड़कने नहीं दिया। और जो जगराने उनके नेता की मांग भी मान ली और विधानसभा से जो है विधेयक भी पास करा दिया, हालांकि उसको लेकर के भी कुछ असंतोष है। तो कुल मिलाकर के जो अपना मराठा जो फ्रंट है उसको बीजेपी डगमगाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि अभी भी शरद पवार एक बहुत बड़ा चेहरा मराठा राजनीति का है। उनके पास उनके पार्टी में विधायक कम हो गए हो, सांसद कम हो गए हो, लेकिन अभी भी शरद पवार मराठा राजनीति के मराठा छत्रप के रूप में वो एक भीष्म पितामह की भूमिका में है। उनका ये कद है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये लगातार चुनौती बनी हुई है कि मराठा फ्रंट को किसी भी तरीके से जैसे हो सके उसको उतना मजबूत किया जाए। राज ठाकरे के वजह से बीजेपी को 20 सीटें नहीं मिलेंगी, 10 सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो मिसिंग लिंक है, जो थोड़ा बहुत जो पेरिफेरल वोट है जिसकी कमी से बीजेपी को नुकसान हो सकता था, राज ठाकरे उस नुकसान की भरपाई करने में अवश्य साबित बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं। ऐसा मेरा आकलन है कि बीजेपी का यही होगा कैलकुलेशन। जी ये बात करता हूं मैं झारखंड की। अभय जी, शिबू सोरेन ने जिस पौधे को लगाया, ताकत लड़ाई 2004 में जब स्टेट बना, एक बड़ी ताकत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आया। हालांकि उस पर बीच बीच में आरोप तो लगते रहे हैं, जैसे वो तो शुरू से चाहे नरसिम्हा सरकार रही हो या तमाम सरकारें, उनके साथ एक ये जुड़ा रहा। लेकिन अब चूंकि हेमंत सोरेन, यकीनन कांग्रेस के पास तो इस तरह की कोई लड़ाई एक चेहरा देने के लिए नहीं था। अगर हम पिछली हार भी देखें जो रांची में हुई थी, वो लाखों वोटों से सुबोध कांत सहाय हारे थे, या दूसरे तमाम चीज़ें। तो ऐसे में पिछली बार भी 12 सीटें, 11+1 थी आजसू के साथ जोड़कर बीजेपी की 14 में से। लेकिन अब हेमंत सोरेन को क्या सहानुभूति मिल सकती थी जो जेल गए थे? चूंकि झारखंड वो राज्य है जहां नेताओं के जेल जाने और बाहर आने से उनकी मुझे नहीं लगता कि चुनावी ताकत पर कोई असर पड़ता हो, क्योंकि वो चाहे मधु कोड़ा की पत्नी हो या तमाम हो, वो लोग जेल में रहें, उन पे करप्शन के चार्ज रहें या कुछ भी रहें, उनका जातीय या जो कबील जो उनका आदिवासी वोट है, उनका सीट का जो वोट है, वो उनके साथ इंटैक्ट रहता है। क्या यही कारण है कि हेमंत सोरेन के बाद उनकी भाभी जो थी, जो कल्पना सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पत्नी, के बढ़ते हुए कद से उस वक्त भी नाराज थी जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही थी, यानी राबड़ी पार्ट 2 करने की कोशिश झारखंड में की जा रही थी। आरजेडी भी वहाँ बहुत ताकतवर नहीं है, संगठन में ज़रूर साथ में रहता है कुछ हिस्सों में जहाँ उनके यादव वोट हैं, उसके अलावा उनके पास बहुत ताकत वहाँ नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता है दुमका में जो इमोशनल कार्ड हेमंत सोरेन चल सकते थे, उस कार्ड की काट लाई है बीजेपी? वरना तो उनके पास मरांडी हैं, बाबूलाल हैं, अर्जुन वो और दूसरे मरांडी लीडर्स हैं, तमाम आदिवासी नेता हैं और उनका अपना संगठन मजबूत है।
तो क्या सिर्फ इमोशनल कार्ड को ना चल सके हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी या उनकी पार्टी, उसी की काट के लिए सीता सोरेन को लाया गया है? क्योंकि सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी है, जो शिबू सोरेन के साथ, उनके बड़े बेटे थे, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जेएमएम की लड़ाई में साथ रहे, और हेमंत सोरेन का कद उनके जाने के बाद बढ़ा, हेमंत सोरेन की राजनीतिक ताकत उनके जाने के बाद बढ़ी। तो क्या आपको लगता है इमोशनल कार्ड की काट है ये? देखिए पुनीर साहब, पहले मैं दो बातें बताऊंगा, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा कि शिबू सोरेन की आपने चर्चा की, तो शिबू सोरेन और त्रिभुवन प्रसाद नारायण सिंह भारत के दो ऐसे राजनीतिक और मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद बाइपोल हुआ विधायक बनने के लिए और चुनाव हार गए। शिबू सोरेन तमार झारखंड में तमार से और उत्तर प्रदेश में मनीराम विधानसभा सीट था गोरखपुर के आसपास, वो सीट अब नहीं है, वो सीट एक्लिप्स हो गया है। तो वहां से त्रिभुवन प्रसाद नारायण सिंह चुनाव हार गए थे। त्रिभुवन प्रसाद नारायण सिंह को यहाँ पर मैं मनीराम का दो लाइन में फिर आगे बढ़ूंगा। मनीराम विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे आर.के. द्विवेदी, रामकृष्ण द्विवेदी को 33,230 वोट आया था। चीफ मिनिस्टर त्रिभुवन प्रसाद नारायण सिंह को 17,137 वोट आया था। 16,093 वोट से चुनाव हारे थे। और तमार में राजा पीटर को 34,000 वोट आया था। शिबू सोरेन जी को 25,000 वोट आया था। 8973 वोट से शिबू सोरेन चुनाव हार गए थे। तो भारत के इतिहास में दो बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब व्यक्ति ने मुख्यमंत्री ने बाइपोल लड़ा और उसमें हार गया, उनको रिजाइन करना पड़ा। भारत के इतिहास में दो बार ऐसा हुआ, एक उत्तर प्रदेश में और एक झारखंड में। चलिए अब हम आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, शिबू सोरेन बहुत ही पॉपुलर नेता है, लेकिन उनका पॉकेट सीमित है। ट्राइबल्स के बाहर उनका कोई पॉपुलैरिटी विशेष नहीं था, लेकिन ट्राइबल में बहुत ही दिसों गुरु के नाम से उनको जाना जाता है। उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। लेकिन जेएमएम ब्राइबरी कांड हुआ, उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में काफी कमी आई और चेक हो गया। मतलब ठीक है, पॉपुलर रहे, लेकिन लोगों ने उनकी पॉपुलैरिटी को फिर भी उनके जेएमएम ब्राइबरी कांड के बाद से ट्राइबल्स में अन्य नेता बाबूलाल मरांडी वगैरह को भी सामने में आने का मौका मिला। नहीं तो बाबूलाल मरांडी वगैरह कभी उनकी छाव से निकल नहीं पाए। ऑफ कोर्स ये लोग बीजेपी के नाते पॉलिटिक्स जरूर करते थे, लेकिन कभी भी उनके छतरी से बाहर, या उनका इतना बड़ा छतरी होता था कि उसमें वो लोग कुछ मतलब इनकी कुछ चल नहीं पाती थी। लेकिन जेएमएम ब्राइबरी कांड के बाद से उन लोगों को भी पॉलिटिक्स करने का मौका मिला। और अब के समय में बिल्कुल सही आपने बोला कि इसमें कोई शक नहीं कि आज के डेट में शिबू सोरेन और जेएमएम को टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास नेतृत्व है, वह इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी अपने कुनबे को बड़ा करना चाहती है और वहां के हकीकत को सामने में लाना चाहती है। बीजेपी का यही प्रयास है कि जेएमएम के अंदर में भी एक प्रकार का इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है, उसको भी लेकर के सामने में आना है। तो इससे क्या होगा कि बीजेपी का अपना संख्या बल बढ़ेगा। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम 10 साल से, अगर अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव है, कि 10 साल से जब मैं सत्ता में हूं, तो अगर मेरे खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी है और मेरे कुछ वोटर्स अगर टूटते हुए होंगे, जो कि बीजेपी को पता है, या कुछ वोटर्स एंटी इनकम्बेंसी में बहते हैं, तो उनको भी कैसे रोका जाए या उनकी भरपाई कैसे की जाए, इसके लिए बीजेपी नॉट केवल इसी स्टेट में नहीं, अन्य स्टेट में भी लोगों को मिलाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी का बहुत बड़ा संख्या बल पड़ने जा रहा है, लेकिन हाँ, एक बीजेपी का शिबू सोरेन के परिवार में, शिबू सोरेन के क्षेत्र में एक आदमी को मिला लेने से उनकी ताकत में कमी आएगी और बीजेपी के ताकत में इजाफा होगा। मैं एक बार सुन लेता हूं कि क्या कहा चिराग पासवान ने, आप भी सुन लीजिए, इसके बाद फिर मैं विलास के पास जाऊंगा। लेकिन पहले चिराग पासवान का सुन लेते हैं, आज क्या कहा। बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ और होली के रंग जो हैं वो चढ़ गए हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान जी इस समय हमारे साथ में हैं। चिराग जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सीटों का बंटवारा हो चुका है। कहां से लड़ रहे हैं और कितना बड़ा मुकाबला? भाई वैसे ये अंतिम मोहर इस पे पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही लगेगी। बट हाँ, पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं ये आश्वासन दे दिया है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी उम्मीदवारी हाजीपुर से होगी और बाकी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, बाकी की तमाम लोकसभा, उसकी भी घोषणा बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 से 2 दिन में मेरे पास बिहार संसदीय बोर्ड से
फाइनल नामों की सूची आ जाएगी जिसकी चर्चा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में कर हम लोग उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, पारिवारिक भी है और थोड़ा राजनीतिक भी है, कि चाचा के साथ कुछ नाराज़गी जो थी पहले, जो बातचीत होती थी आपकी, अब क्या है? क्योंकि उनको अभी तक टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि हाजीपुर से जो है वो भी लड़ सकते हैं। भाई कहते हैं व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। ऐसे में आज जो परिस्थितियां बनी हैं, गठबंधन ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया। मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मेरी चिंता गठबंधन में सिर्फ अपनी सीटों को लेकर थी। मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं कि किसको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे में मुझे लगता है गठबंधन ने जो भी फैसला लिया वो गठबंधन के हितों को मद्देनज़र रखते हुए, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति को मद्देनज़र रखते हुए हर उस राजनीतिक दल को इसमें सम्मान दिया गया है जिनका एक अपना जनाधार है। ऐसे में हम लोग अपने लक्ष्य को लेकर हम लोग क्लियर हैं, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात आपके पूरक प्रश्न की, वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है और परिवार का प्रश्नों का जवाब पहले भी परिवार के बड़ों ने ही दिया था। पहले भी ये फैसला मेरे चाचा जी के द्वारा ही किया गया था। आज भी आगे क्या करना है नहीं करना है ये फैसला उन्हीं को करना है। मेरे सामने अगर वो हाजीपुर से चुनाव भी लड़ते हैं तो ये फैसला भी उन्हीं का होगा। बट हाँ, हर चुनौती के लिए मैं तब भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देखिए, जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से सदी हुई चीज़ थी, और ये कहा साफ शब्दों में, मतलब एक किस तरह से कहा जा सकता है कि अगर आप सामने आएंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान तो बिल्कुल उसी तरह से सदे हुए राजनेता की तरह हैं जिस तरह वहाँ थे। लेकिन यूपी में हम लोगों ने देखा था जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ हुआ। लेकिन विलास, मैं फिर एक बार उसी सवाल पे आता हूँ कि क्या 2% वोटों के लिए जो नॉर्थ इंडियन वोटर्स हैं वो नाराज हो सकते हैं क्या? और दूसरा कि उद्धव ठाकरे एक इमोशनल लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे। राज ठाकरे के आने से बीजेपी को वो संबल मिलेगा कि वो उस तरह का इमोशनल कार्ड नहीं खेल पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, दो चीज़ें यार। एक ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी बहुत बेकार होती है। ये भाई भाई को लड़ा देती है, ये बाप बेटे को लड़ा देती है, ये चाचा भतीजे को लड़ा देती है। जैसे आमिर ने चिराग से बात की है, यही किस्सा जो है ये महाराष्ट्र में दोहराया गया। शरद पवार को छोड़कर अजित पवार गए, पंकजा मुंडे जो है वो अपने भाई के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी ने इन सभी को इकट्ठा किया है और लड़ाई उद्धव ठाकरे से शुरू की है। दो चीज़ें कि राज ठाकरे का जो एक विरोध था उत्तर भारतीयों का, तो लोकसभा चुनाव से उसका कोई वास्ता नहीं है। जो कैंडिडेट रहेगा वो बीजेपी का रहेगा, जो कैंडिडेट रहेगा वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का रहेगा, जो कैंडिडेट रहेगा वो अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस का रहेगा। तो उसका कोई असर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। राज ठाकरे के वोट है, हो सकता है कि बीजेपी महायुति को चले जाए। लेकिन सुधीर जी, मैं एक बात बता दूं, राज ठाकरे जिस तरीके से राजनीति पिछले 10-12 साल में करते आ रहे हैं, उसको देखते हुए उनको बीजेपी के साथ जाने का फायदा होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी सवाल होंगे। इसका कारण ये है कि पहले मोदी के साथ थे, मोदी सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये कहा था। लास्ट लोकसभा में राज ठाकरे ने कहा था कि मोदी अच्छा काम नहीं करते, लोगों को नोटबंदी कर दी, ये कर दी। अब वो फिर से मोदी जी के साथ चले गए, तो ये महाराष्ट्र के लोगों को या किसी भी लोगों को पसंद नहीं आता है। तो ये नुकसान मुझे लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हो सकता है। लेकिन अगर फ़ायदा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बीजेपी का हो सकता है। 45 सीटों के ऊपर जो मिसिंग वोट है, देखिए, एकनाथ शिंदे को लाने के बाद अजित पवार को क्यों लाया गया, तो जो मिसिंग वोट था वो परसेंटेज ज़्यादा था। शरद पवार उद्धव ठाकरे एक साथ हुए थे, अभी ये दोनों लड़ेंगे, उसके साथ प्रकाश अंबेडकर अगर महाविकास आघाड़ी में आते तो उनकी ताकत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये मिसिंग जो है वो कम करने के लिए राज ठाकरे को लाया था। उत्तर भारतीयों का मुझे नहीं लगता कि कोई असर होगा, लेकिन एक धोखा यानी एक ऐसा भी लग सकता है कि उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए हैं। राज ठाकरे उनका भाई जो मुश्किल में है, उसके खिलाफ लड़ाई बीजेपी के साथ लड़ाई कर रहा है, और राज ठाकरे जो शत्रु है उनको ही मदद कर रहा है। ये भी जो है ये लोगों के दिमाग में बैठ भी सकता है और उद्धव ठाकरे को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये अभी लड़ाई 50-50 हो गई है।
पहले कल तक यानी राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने से पहले तक ये लड़ाई महाविकास आघाड़ी के पलड़े में थी, यानी 60-40 का चांस था महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो अभी ये लड़ाई 50-50 हो गई है। हो सकता है कि राम मंदिर का निर्माण हो, 370 कलम हो, या कश्मीर के बारे में जो भी डिसीजन लिया है, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से पिछले 6 महीने में जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम केंद्र सरकार ने किया, तो 45 का टारगेट जो है अभी बीजेपी को आसान लग रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं 1% जो है वो शंका रह जाएगी कि अगर शरद पवार को सिंपैथी वोट मिले, अगर उद्धव ठाकरे को मुस्लिम और दलित वोट पूरी तरह से एक गट्ठा मिल जाए, तो हो सकता है कि बीजेपी को मुश्किल है। इसलिए मैं आज जहाँ खड़ा हूँ उत्तर मुंबई में, पीयूष गोयल जो है वो जाके ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक मीटिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे पॉकेट, छोटे छोटे सोसाइटी, छोटे छोटे जो लोग हैं उनसे बात करके उनका वोट बीजेपी को कैसे आए, वो महायुति कैसे आए, ये प्लानिंग जो है ये बीजेपी कर रही है। दूसरी ओर कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है। चुनाव घोषित हो गए लेकिन महाविकास आघाड़ी का कोई भी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो जो मिसिंग है उसके साथ अपने वोट कायम रखने के लिए जो भी मशक्कत करनी पड़ रही है वो बीजेपी और महायुति कर रही है। एकनाथ शिंदे के एमएलएस कर रहे हैं, अजित पवार के लोग काम कर रहे हैं, जो पिछली कैबिनेट हुई बहुत सारे निर्णय हुए हैं। तो लड़ाई अब 50-50 आ गई है। हो सकता है कि आने वाले 2024 के कल जो चुनाव हो गए उसमें महाराष्ट्र कोई अलग ही सिनारियो बता देगा, ऐसी आशंका बताई जा रही है। सुधीर, एक सवाल जो है, एक आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, वीरेंद्र सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बीजेपी ने इसको इमोशनल कार्ड को रखा है, चूंकि मेहनत जैसा बता रहे हैं विलास भी कि सुबह से मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी पूरे समय में आप देख रहे हैं रोड शो कर रहे हैं। इस समय भी दक्षिण भारत के हिस्सों में यानी सह्याद्री पार करके वहां तक पहुंच चुके, उनकी पूरी एक आर्मी है जो पूरी लड़ाई कर रही है, जो नीचे से ग्राउंड से काम कर रही है। लेकिन यहां इन राज्यों में चाहे वो बिहार का वोटर हो जो चिराग पासवान और पशुपति पारस में एक अंतर करता, उसके इमोशनल कार्ड को काटा। अगर आप उसको फिर यहाँ आते हैं सीता सोरेन को, तो एक सोरेन बीजेपी के पास भी है। बीजेपी के पास बहुत सारे जमीनी नेता थे लेकिन एक सोरेन नहीं था, तो एक सोरेन भी आ गया। इधर आपने देखा होगा शरद पवार थे तो उनका भतीजा अजित पवार भी, एक पवार उनके पास भी आ गया बीजेपी के। तो आप एक इसको क्या देखते हैं कि बीजेपी ग्राउंड पे आसमान में घूम रहे हैं, पीएम लगातार विमानों से नीचे रोड मार्च कर रहे हैं, और एक इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल कार्ड उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या 24 में ये एक बड़ा देखिए अंतर दिखा? नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से भारत की राजनीति की डिफॉल्ट सेटिंग को बदल रहे हैं, और ये देश में जो भी गैर भाजपा पार्टियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने उन सबको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया है। 2019 में गठबंधन टूटने के बाद से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन के स्तर पर कैसे अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाया जाए, उनका ये अभियान लगातार जारी था। लेकिन ये जो अगर आपको याद हो, जब महाराष्ट्र का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उद्धव ठाकरे ने स्वयं इस्तीफा दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपने केवल सत्ता आपने पाली, कांग्रेस का समर्थन ले लिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन ले लिया और आपके मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अगला जो है इवेंचुअलिटी में जब कोई क्राइसिस आएगा, आप क्या करेंगे? आपके एमएलए जब भाग के गुजरात या हिमाचल पहुंच जाएंगे, आप क्या करेंगे? कोई आपका कंटीजेंसी प्लान नहीं था। लेकिन बीजेपी का कंटीजेंसी प्लान हर स्टेट में हमेशा तैयार रहता है। ये बात साबित हो गई है महाराष्ट्र में, ये बात साबित हुई हरियाणा में, ये बात साबित हुई आज झारखंड में, और ये बात फिर साबित हुई राज ठाकरे की मुलाकात के बाद। इवन उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी इंडियन अलायंस में नहीं आई। यह बिहार में साबित हुई जब उनका सूत्रधार ही भाग गया, नीतीश कुमार। तो ये अब इन लोगों को समझना होगा कि भारत की राजनीति इस 24/7 into 365 है। ये केवल चुनाव के पहले 2 महीने पहले सक्रिय हो जाने वाला काम नहीं है। और आपने जून 2023 में जो है एक मीटिंग किया पटना में, फिर कर लिया बेंगलोर में, फिर कर लिया बंबई में। उसके बाद आज तक आपका कोई स्टीयरिंग कमेटी है,
ना कोई आपका कॉमन प्लान आया या कॉमन एक्शन प्लान आया, कॉमन एजेंडा कुछ आपका नहीं आया, आपके कैंडिडेट तक फाइनल नहीं हुए। तो जिस तरीके से और बीजेपी लगातार अपना जो भी जहां गैप है उसको लगातार फिल करने में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 4 क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियों से समझौता कर लिया, सीट शेयरिंग कर लिया, उनको सीट दे दी, कौन सी सीट वो लड़ेंगे, लोकदल हो, अपना दल हो, ओम प्रकाश राजभर हो या निषाद पार्टी हो। और जब आप याद करिए, जब जून में पहली मीटिंग पटना में हुई थी, तब कहा जा रहा था हमारे पास तो क्या 30 दल हैं या 32 दल हैं, और उस समय तेजस्वी यादव बीजेपी का मजाक उड़ा रहे थे कि उनके एनडीए में तो 40 दल ऐसे हैं जिनका एक भी एमपी नहीं है और हमारा तो गठबंधन उनसे बहुत बड़ा है। आज इंडिया अलायंस गठबंधन के अस्तित्व है या नहीं है, इस पे सवाल उठ रहे हैं। यूपी में गठबंधन तो हो गया, सीट शेयरिंग सपा से हो गई। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अगर प्रियंका और राहुल अगर यूपी से नहीं लड़ेंगे तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। तो ये राजनीति में भारत ऐसा इतना विशाल देश, 140 करोड़ की आबादी, 97 करोड़ से ज्यादा वोटर है, इतनी पूरी आबादी पूरे यूरोप अमेरिका की नहीं जितने भारत में वोटर हैं। तो इसको जो है अब राजनीति में बहुत परिश्रम, बहुत और बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करने की और दिमाग लगाने की जरूरत है, और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में रोड शो कर रहे हैं, आज उन्होंने केरल में रोड शो किया और फिर सलेम में उन्होंने तमिलनाडु में पब्लिक मीटिंग किया। तो बीजेपी का संगठन का काम जितने संगठित तरीके से लगातार चलता है, वैसा विपक्ष में कहीं दिखाई नहीं देता, किसी भी दल में दिखाई नहीं देता, आज भी दिखाई नहीं दे रहा है। जितना स्विफ्ट ऑपरेशन बीजेपी ने हरियाणा में किया, ये सब सत्ते में डाल दिया इन्होंने कांग्रेस को। अब हुड्डा साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो राजनीति बहुत ही जटिल कार्य है, जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम की और लगातार काम करने की आवश्यकता है। और ये काम मैं तो कहूंगा कि बीजेपी से सीखना चाहिए इंडिया अलायंस के लोगों को। देखिए, जिस तरह से जो सीता सोरेन को सीधा लाया जाएगा, हेमंत सोरेन लड़ना चाहते हैं सहानुभूति की लहर पर सवार होकर दुमका से, जहां से पिछली बार शिबू सोरेन हारे हैं, हालांकि 3 बार जीते थे। उस सीट से लड़ने की चर्चा हुई तो सीता सोरेन आ गई। सीता सोरेन दुमका से लड़ेंगी और सोरेन परिवार की उसकी काट होंगी। जब भी उद्धव ठाकरे अपने साथ किसी सहानुभूति को जोड़ना चाहते थे तो राज ठाकरे आकर ठाकरे परिवार की तरफ से परचम उठाएंगे। और चिराग पासवान तो हाजीपुर की उसी सीट पर जाना चाहते हैं जहां से जीत कर रिकॉर्ड मतों से कई बार रिकॉर्ड बुक में शामिल हुए हैं पासवान। तो इसीलिए इस इमोशनल कार्ड को देखना चाहिए कि एक तरफ सारे दरबार तोड़े जा रहे हैं शाही परिवारों के, तो दूसरी तरफ मोदी का परिवार बढ़ रहा है। आप सभी जुड़े, आज के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से एक बार फिर कि इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और 7:55 पर से देखिए हमारा रोज ये प्रोग्राम सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर। नमस्कार।